आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन रावत जी, मार्गदर्शक श्री के राजू जी, हमारे साथी भक्त चरण दास जी, डॉक्टर राजकुमार विरका जी, मंचासीन हमारे सभी साथीगण, दूर दराज से आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर नितिन रावत जी को कि आज आपने जो ये संविधान सम्मान समारोह रखा है, हमारे प्रिय नेता, देश के प्रिय नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए इस देश के निर्माण में उनके सहयोग को याद करते हुए आज आपने ये कार्यक्रम रखा। सारी दुनिया जानती है कि जो हमारे पास आज ये ग्रंथ है भारत का संविधान, इसके मुख्य रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। केवल इसलिए नहीं कि वो दलित थे, लेकिन उस समय के हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, सभी उस समय के बड़े नेताओं ने देश भर में नज़र डाली कि हमारा देश आज़ादी के बाद क्या बनेगा, उसकी नींव कैसे रखी जाएगी, उसके लिए एक रूपरेखा बनानी होगी, एक प्रारूप बनाना होगा और उसके लिए देश भर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इसकी सदारत कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, हमारे देश के संविधान की रचना करनी थी। चेयरमैन जिसको बनाया गया वो अपने आप में केवल एक दलित व्यक्ति नहीं था कि किसी दलित को कहीं बिठाया जाए। सबसे काबिल व्यक्ति देश का, पढ़ा लिखा, अपनी सोच समझ रखने वाला, देश के भविष्य के लिए सोचने वाला, देश के समाज के लिए सोचने वाला, ऐसा व्यक्ति केवल एक व्यक्ति था और वो थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपनी काबिलियत के दम पर संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा गया। और बहुत से साथियों ने उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उस समय की बहस देखी होंगी, टीवी में पढ़ा होगा कि एक एक तर्क, एक एक बहस का जवाब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपनी इंटेलेक्चुअल जो उनकी सोच थी उसके मुताबिक दिया। और जो अभी शरद यादव जी कहकर गए, हर धर्म के लिए उसका सबसे बड़ा ग्रंथ क्या होता है, चाहे वो गीता हो हिंदुओं के लिए, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो। और एक देश के लिए
देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ होता है ये संविधान। और ये ग्रंथ इस देश को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। इस ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ में इस देश की विविधता को समझते हुए एक समानता दी, एक समता दी कि जो सदियों से, हजारों साल से हमारे देश में एक सिस्टम चला आ रहा था, ऊंच नीच का, जातिवाद का, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबको, सभी लोगों को इस आधुनिक भारत में एक समानता मिलनी चाहिए। और उस समानता के लिए जिसकी नींव हमारे देश के नेताओं ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी, उस समानता के लिए आज भी उसी तरह का संघर्ष चल रहा है। क्योंकि बाबा साहेब ने क्या कहा था कि जब तक ये सामाजिक सोच नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी नियम, कानून, कायदे ये बेमायने हो जाते हैं। और आज भी वही सोच है। बल्कि मैं समझती हूँ कि उस समय तो जो कांग्रेस पार्टी थी और हमारे दूसरे नेता थे, उनकी एक मॉडर्न सोच थी, आधुनिक सोच थी कि देश को हम आधुनिक बनाएं, जहाँ इस तरह की असमानता ना हो, सामाजिक असमानता ना हो और केवल इंसान हो। पर आज 70 साल हम मनाएंगे जो 1949 में 26 नवंबर के दिन ये संविधान पारित किया गया। अगले साल हम 70 साल मनाएंगे। क्या 70 साल बाद हम आगे बढ़े हैं? कांग्रेस पार्टी की जो भी कमियां रही हों, जिसके कारण देश के लोगों ने, एक लोकतंत्र ने हमें समय समय पर बताया भी कि आप रास्ते से भटक गए हो, और हमने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। लेकिन 70 साल में जिस तरह की शक्तियां उभर कर आई हैं, जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, आज वो हमें नसीहत देना चाहते हैं, इतिहास को दोबारा लिखना चाहते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करके संविधान को दोबारा लिखना चाहते हैं। आज देश को चुनौती है इस तरह की सोच के सामने। ये इस तरह की शक्तियां, फिरका परस्त शक्तियां जो सिर उठा रही हैं, आज देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? मंदिर, मस्जिद, किस तरह की बातों में बांटना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक धर्म है, एक धर्म के लोग हैं, मेजॉरिटी में हैं। तो ये एक दिखावा है, लीपापोती। पहले हमें, और ख़ास करके जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिन वर्गों से हम लोग आते हैं, सबसे पहले हमने ये सवाल पूछना चाहिए इनसे, इस तरह की शक्तियों से जो ये हिंदूवाद की बात करते हैं, कि पहले हमें हिंदू की परिभाषा तो बताइए। कौन है हिंदू? जो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें हमारी क्या जगह है? पहले ये बताइए। हमारे जैसे लोगों की क्या जगह होगी? पहले आप अगर हिंदू की बात करते हैं तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी इस हिंदू रचना में जातिवाद की क्या जगह है? क्या आप इसी जातिवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जब आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, कौन होगा उसमें? क्या फिर से जो 70 साल की हमारी लड़ाई रही, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मनुवादी सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये संविधान रचा,
देश को ये ग्रंथ दिया, क्या आप इस ग्रंथ को खत्म करना चाहते हैं? हिंदू की बात करके गुमराह मत कीजिए। पहले जातिवाद पर आइए, पहले जाति की परिभाषा हमें बताइए, देश को बताइए, दुनिया को बताइए कि उसमें हमारे लोगों का, उनका क्या हिस्सा होगा। आप तो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं। आपके इस जिस भारत की बात करते हैं, इसमें कोई समानता नहीं है, कोई समता नहीं है, गरीब लोगों की बात नहीं है। इस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कहीं मंदिर बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? क्या आज के दिन जब हम 70 साल आगे बढ़ गए हैं, क्या आपने इन बातों को, इन चुनौतियों को समझा जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने और कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी? आज के दिन भी ऐसा क्यों होता है कि जिन मंदिरों की आप बात करते हैं, आज भी जगह जगह पर अगर कोई दलित उस मंदिर में चला जाता है तो उसके बाद वहां पर धुलाई की जाती? क्यों होता है ऐसा? क्या इसके खिलाफ आपने बात की? क्या इसके खिलाफ आपने जंग लड़ी, कोई संघर्ष किया? पहले इन बातों का जवाब दीजिए, पहले समाज की असमानता का जवाब दीजिए, उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए। ये चुनौती है और ये हम सबको समझनी। जो ये लोग ये पर्दा डालते हैं असलियत पर, लोगों को धर्म के नाम पर उकसाते हैं, क्या आपको हमारी महिलाएं नजर नहीं आती? उनके बारे में आप क्या करते हैं? जो दिन प्रतिदिन अत्याचार हमारे लोगों पर होते हैं और पिछले 4 साल में वो बढ़ते ही गए। ये तो रिकॉर्ड की बात है। डॉक्टर विरका, आप तो कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। रिकॉर्ड की बातें हैं ये। जो दलितों पर अत्याचार इनके समय में बढ़ते गए, उसका तो जवाब दीजिए। कौन देगा उसका जवाब? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है आपका जो दलितों पर अत्याचार होता है? और अगर दलित बिना किसी राजनीति के, कांग्रेस पार्टी कभी उसका हिस्सा नहीं थी जो 2 अप्रैल को हुआ। ये लोगों में अपने आप एक उफान आया, अपने हक के लिए नौजवान सड़कों पर उतरे। उनके खिलाफ आपने जगह जगह पर उनको जेलों में ठोका और उनके खिलाफ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में और जगह वोट के लिए, राजनीति के लिए दूसरे लोगों को उकसाते हैं आप। पहले ये बता दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या हमारे को जो इस संविधान के द्वारा इस देश ने हमें जो हमारा आरक्षण दिया था, हमें जो हमारा हक दिया था, क्या वो आज पूरा हो चुका है? सब जानते हैं, गांव-गांव में जाइए, गली मोहल्ले में जाइए, आज के दिन भी वो समानता नहीं आ पाई, क्योंकि आप वो सोच इस देश में आने नहीं देंगे। आज के दिन हमारा नौजवान है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप बात करते थे 2 करोड़ रोजगार की, कितने रोजगार दिए? उनमें से हमें कितना मिला? जो संविधान के तहत हमें मिलना चाहिए, कितने रोजगार दिए आपने? हमारे लड़के लड़कियां कहाँ जाएं? आप कहते हैं शिक्षित हो, बाबा साहेब की बात सुनकर शिक्षित होते हैं, लेकिन आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इस पर एक वाइट पेपर निकालिए कि हमारे लोगों को क्या मिल रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं गाय के नाम पर होता है, कहीं धर्म के नाम पर होता है। सबसे ज़्यादा उसमें कौन पिसता है? हमारे लोग, गरीब, दलित, कुचले लोग, वो पिसते हैं। हमारे नौजवानों को
उन्हें भी एक समानता से इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी व्यतीत करने का हक है। उन्हें भी हक है कि नौकरियां मिले, उन्हें भी हक है कि वो आगे बढ़े। देश के निर्माण की आप बात करते हैं, जब तक ये असमानता रहेगी और आपकी सोच इस असमानता को कभी खत्म नहीं होने देगी, तब तक कौन सा निर्माण होगा, कौन सा विकास होगा, किसकी आप बात कर रहे हैं? तो कृपया करके इन बातों से हम सबको आगाह रहना है। हमारे नौजवानों को, जो कि आज के दिन सब बात समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ी, हमारे लिए हमको लड़नी पड़ेगी, आगे आने वाली नस्ल के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश भर में लड़नी पड़ेगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि विदेश में भी, हमारे विदेश से भी कुछ लोग आए हुए हैं। हमने देखा है विदेशों में, चाहे इंग्लैंड हो, कनाडा हो और भी दूसरे देशों में, वहाँ भी अभी असमानता इसी तरह से चली गई। हमारे लोगों ने मेहनत की है। पंजाब से कितने लोग विदेशों में गए, मेहनत की, लेकिन अभी भी ये भेदभाव खत्म करना होगा। और हमारे लिए, हम सब के लिए अगर एक कोई रास्ता है तो वो ये संविधान है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में हमारी लड़ाई हमेशा लड़ी गई, हमारी आवाज़ को सुना गया। आज हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी लड़ाई लड़ते हैं। हमें फ़क्र है, हमें गर्व है अपने नेता पर, राहुल गांधी पर, कि वो हमारी पीड़ा को समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं। वो हमारे दर्द को समझते हैं, इसीलिए हमारे देश में अगर कोई रास्ता है हमारे लिए तो वो कांग्रेस पार्टी है। वरना लोग चाहे दूसरी पार्टियां लें, हम चाहे अब क्या नाम लें यहाँ पर, चाहे बीएसपी लें, चाहे दूसरी पार्टियां लें, वो केवल हमारे नाम पर वोट बटोरने का। मुझे ये बता दीजिए कि इन पार्टियों में क्या कोई भी दलित उभर तो सकते हैं? क्या कोई भी दलित नेता ऊपर आ सकते हैं? आप किसी और पार्टी में आप नहीं देखेंगे। कांग्रेस ही यही रास्ता दिखाती है और हमारी लड़ाई हम सब को मिलकर लड़नी होगी। और राहुल गांधी जी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात का हमें बहुत बहुत गर्व है। हमारे और नेता भी आ गए हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगी कि मैं आज आपने डॉक्टर रावत बहुत बढ़िया ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये मौका होता है जब हम अपने अपने विचार रख सकते हैं। लोग हमारे लोग दूर दूर से आकर बातें सुन सकते हैं। दूसरे नेता भी आए हैं, इनके भी विचार हम सुनेंगे। बहुत बहुमूल्य विचार सबके होंगे। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।